मैं तो चलो मानती हूँ मोनिका से जलती हूँ, इसलिए कि उसमें ज़बरदस्त आत्मविश्वास है। उसे जो चाहिए डंके की चोट पर स्वीकार करती है, भले ही उसका चाहना गलत हो। अभिनव सूखी हंसी हंसते हुए बोला, मतलब तुम्हें उसके आत्मविश्वास से जलन होती है या बेधड़क गलत रास्ते पर जाने की उसकी हिम्मत से? नीलम अभिनव की बात नकारने के लिए मुंह खोला ही था कि फिर बंद कर लिया। अभिनव गलत दिशा में तो नहीं सोच रहा है कि वह विवेक की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, इसलिए ऐसा बोल रही है। वह कांपती आवाज़ में बोली, अपने आत्मविश्वास को खोकर जीने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। डरने लगी हूँ इमोशनल और फिज़िकल क्लोजनेस से, और आपने अपनी चिड़चिड़ाहट में मेरी ज़िंदगी और मुश्किल बना दी है। मैंने मुश्किल बना दी? अभिनव आश्चर्य से पूछा। मैं तो सोचता था बहुत आसान कर दिया सब कुछ नीलम, और उसमें नीलम के टेबल पर रखे हाथ पर हाथ रख दिया। नीलम ने चौंक कर अभिनव की आंखों में देखा तो लगा उसकी गहराई में डूबती जा रही है। उसकी निकटता उसकी सब इरादों पर हावी होती जा रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं इस लम्हे को कैद करने के लिए। आंखें बंद करने के कारण वो गहराई में उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस कर रही थी। तभी श्यामा ने आकर पूछा, खाने में क्या बनाना है? अभिनव ने अपना हाथ उसके हाथ पर से हटा लिया और नीलम ने अपनी आंखें खोल लीं। श्यामा के साथ भी अंदर चली गई जरूरी निर्देश देने। उसके मन में विचार आया, अभिनव उसके साथ क्या खेल खेल रहा है, बार बार छुकर याद दिला रहा है। वे अभी सहज नहीं हुई है, हो सकता है उसके इरादा ठीक हो और न हो भी, कैसे मालूम कर सकती है, जबकि अभिनव को वे समझ ही नहीं पा रही है। उसके निकट आते ही उसकी संपूर्ण देह विचलित सी हो जाती है। इस विचारों में खोई वापस बगीचे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। अभिनव दिखाई नहीं दिया, अंदर चला गया होगा। कुछ पल बाद अभिनव ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंदर चलो, मच्छर काट लेंगे। एकदम से नीलम जोर से उछलकर खड़ी हो गई। अभिनव ने गुस्से में कहा, इतनी जोर से चौंकने की क्या ज़रूरत थी? नीलम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने कांपने होठों को जीभ के गीला किया और एक अपराधी की तरह नज़र नीचे कर खड़ी रही। अभिनव ने झुल्लाहट भरे स्वर में बोला, तुम अभी भी मेरे टच से चौंक जाती हो, कंफर्टेबल नहीं हो। इनफैक्ट तुम्हें मेरे आसपास होने से परेशानी होती है। नीलम ने किसी तरह अपनी नज़रें उठाईं और उसको देखते हुए रुआसों सी बोली, हाँ मुझे लगता है आप बिल्कुल अजनबी हो गए हैं, आप बदल गए हैं। नीलम को लगा अभिनव अंदर जाते हुए शायद बुदबुदाया, हाँ मैं बदल गया हूँ, इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। नीलम को उसके चेहरे पर उपेक्षा के भाव नज़र आ रहे थे। नीलम 10 मिनट वही बगीचे में खड़ी रही, अपने आप को संभालने के लिए। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। फ़ोन की घंटे की आवाज़ सुन उसने अंदर जाकर फ़ोन उठाया। सिया का फ़ोन था। सिया नीलम की माँ है। नीलम ने उदासीनता से बात करनी शुरू की। सिया उतनी उत्सुक थी, उसको नीलम की उदासी महसूस नहीं हुई। वह प्रसन्नता के साथ बोली, आज सुबह की प्रीति आई है 2 दिन के लिए रहने। नीलम ने उत्सुकता से पूछा, कैसी है दी? इतने दिन से कोई खबर क्यों नहीं दी अपने बारे में? सिया हंसती हुई बोली, उसे देखते ही मैंने भी सबसे पहले यही बात कही, लेकिन उसने मिलकर बड़ी खुशी हुई। वे बिल्कुल ठीक है। नीलम ने पूछा, मतलब पैसे नहीं ले गई तो कोई बखेड़ा नहीं हुआ? सिया लंबी सांस लेते हुए बोली, हुआ ना, बहुत बखेड़ा हुआ। मुकेश जी ने अपने माँ बाप से जब कहा वह अपने ससुर से पैसे नहीं लाए हैं और न कभी लाएंगे। दोनों ने बहुत बुरा भला कहा। मुकेश जी भी आड़े रहे और साफ कह दिया, अगर उन्होंने प्रीति को एक शब्द गलत कहा तो घर छोड़कर चले जाएंगे। प्रीति के सास ससुर ने मुंह फुला लिया। मुकेश जी के सामने कुछ नहीं करते, लेकिन उन्हें पीछे बहुत
लड़ते प्रीति से। मैं जब भी फ़ोन करती वे दोनों प्रीति से बात नहीं करवाते थे। इस बीच मुकेश जी का व्यापार में ज़बरदस्त घाटा हो गया, लेकिन अभिनव को सीख के कारण उन्होंने साफ मना कर दिया। ससुराल से पैसे नहीं लेंगे, लेकिन पैसे की तंगी की परेशानी होकर प्रीति ने नौकरी करनी शुरू कर दी। नीलम आश्चर्य से बोली, अच्छा दी इतनी परेशान रही और एक बार भी बताया नहीं आपको? सिया बोली, हाँ मैंने भी इस बात को पर गुस्सा किया था प्रीति को। आखिर माँ बाप हैं हमें अपनी परेशानी बतानी चाहिए थी। लेकिन प्रीति बोली, मुकेश जी ने बिल्कुल मना कर दिया था। अभिनव की बातों का इतना असर हुआ कि उन्होंने निश्चय कर लिया था अपनी परेशानी का सामना वे स्वयं करेंगे। नीलम की जिज्ञासा अभी शांत हुई थी। वे बोली, अच्छा अब जीजू का काम कैसा चल रहा है? सिया बोली, एक बार और कोशिश की मुकेश जी ने, इस बार वे मुनाफा हुआ है। आगे अब अच्छी उम्मीद दिख रही है। घर का खर्चा प्रीति की नौकरी से चल जाता है। अब तो सास ससुर भी शांत हो गए हैं। आखिर प्रीति की तनख्याह से घर चलता है। प्रीति खुश है, हर समय अभिनव जी का आभार मानती है। उनके कारण उसकी गृहस्थी पटरी पर आ गई। नीलम मन में सोच रही थी, हूँ अभिनव के कारण प्रीति की जिंदगी को सुधर गई है, लेकिन उसकी जिंदगी कितना तनाव बना हुआ है। वे बोली, दी कहाँ है? उनसे बात कराओ। सिया बोली, भेजो बाजार गई है कुछ सामान खरीदने, जब आएगी तो बात करा दूंगी। तू बता, तेरी आवाज़ में इतनी उदासी क्यों है? नीलम सोचने लगी, कैसे बताऊं, अभी एक बेटी की खुशी में खुश है। कुछ समय तो खुश रहने देना चाहिए। अपना रोना सुनाकर क्यों उनकी प्रसन्नता का ग्रहण लगाऊं? फिर बताने का है भी क्या? अभिनव कुछ गलत तो नहीं कह रहा है। वही इस तनाव को झेल नहीं पा रही है। सिया को जब कुछ जवाब नहीं मिला तो डरते डरते पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? बिना संकोच में बता। नीलम थकी आवाज़ में बोली, नहीं परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। सोच रही हूँ 10-15 दिन के लिए आपके पास आ जाऊँ रहने के लिए। नीलम की आवाज़ में न जाने कैसा दर्द महसूस किया। सिया ने इस बार वे मना ही नहीं कर पाई। वे बोली, ठीक है बेटा, जब कार्यक्रम बन जाए बता देना, तेरे पापा स्टेशन आ जाएंगे लेने। नीलम ने राहत की सांस ली। 15 दिन का कहकर जाएगी और किसी न किसी बहाने अपना रहना बढ़ाती जाएगी। वहीं आगे पढ़ाई का फॉर्म भर देगी और फिर कभी अभिनव के पास लौट कर नहीं आएगी। खाना खाते समय नीलम का मन हुआ अभिनव को बताने का, उसके कारण प्रीति की जिंदगी की कितना अंतर आया है, लेकिन अभिनव के चेहरे को सख्त भाव देख उसकी हिम्मत नहीं हुई। लगा वे अभी भी गुस्से में है। चुपचाप खाना खाती रही। उसे लगा उसने सही निर्णय लिया है अपने माता पिता के पास जाने का। अभिनव इतने गुस्से में रहता है, बिल्कुल पराया लगने लगा है। उसने सोचा 1-2 दिन में जब अभिनव कुछ शांत हो देखेगा तो उसे अपने मायके जाने वाली बात बता देगी। जाने का इंतजाम तो वही करेगी। वैसे भी उसे कुछ गुस्सा दिलाकर वे कुछ काम नहीं करना चाहती थी। 2-3 दिन उसकी हिम्मत नहीं हुई अभिनव से बात करने की। उसका जाने का कार्यक्रम नहीं बन पाया। उस दिन रविवार था। अभिनव सुबह देर तक सोता रहा। नीलम अपने सुबह के काम निपटाकर बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी घंटे की आवाज़ सुन उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। पास में ही ज़मीन पर संदूक रखा था। अंकुर अनजान थे। नीलम ने प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हुए पूछा, बोलिए किससे मिलना है आपको? कुछ संकोच में बुजुर्ग बोले, बेटा मुझे अभिनव से मिलना है। यहीं रहते हैं क्या? नीलम दरवाजे के सामने से हटते हुए बोली, जी हाँ यहीं रहते हैं। आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। क्या बोलूँ, कौन आए हैं? बुजुर्ग को बैठाकर नीलम अभिनव के कमरे में गई। वे पलंग पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। उसने जैसे ही कहा, कोई निदेश त्रिपाठी आए हैं, वे झटके से खड़ा होकर बोला, कहाँ हैं वे? और उससे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाहर भागा। अभिनव की बेचैनी देख नीलम को उत्सुकता बढ़ गई। आखिर ये बुजुर्ग महाशय कौन है?
अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।